नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि एक तरफ जहाँ पर आकाश मयूर और आलिशा यहाँ पर अनिका को चिढ़ाने के लिए कुछ कह रही थी, तो तभी अब आकाश की टांग को खींचते हुए अब श्रेया आकाश को कहती है और राजलक्ष्मी अब इधर मयूर को कहती है। रोहित ने यहाँ पर अपनी पूरी ही फैमिली के लिए एक होटल बुक कर दिया था। वो डिज्नीलैंड होटल था। यहाँ पर इस डिज्नीलैंड होटल के एंट्रेंस पर ही यहाँ पर इसके पार्क की टिकट अवेलेबल थी, जहाँ से यहाँ पर पूरे ही पार्क का एक इजी एक्सेस मिल जाता है। अपने डैड का हाथ पकड़कर अब रिया कहती है, डैड अंदर चलें। अब रिया की ये बात सुनते ही अब रोहित भी हाँ में अपना सिर हिला देता है। अर्जुन सिंह अब इंस्पेक्टर अब्बास से कहता है, सर आज तो सच में बचपन याद आ गया। इसके बाहर के नज़ारे को देखकर ही ऐसा लग रहा है जैसे मैं तो आज अपना बचपन ही जी रहा हूँ। मुझे तो आज भी याद है जब मैं टीवी पर मिक्की माउस का कैरेक्टर देखा करता था और सच में कितना मजा आता था उस कैरेक्टर को देखते हुए। ये सुनते ही अब छठींद्री भी अपने आप को रोक नहीं पाता और अब वो कहता है कि मेरा मन तो कर रहा है कि मैं बस अभी एक सेल्फी लेकर अपनी फैमिली को सेंड कर दूं। अरे मेरे बच्चों को भी तो पता चलना चाहिए ना कि आखिर मैं कहाँ पर आया हुआ हूँ। छठींद्री की ये बात सुनकर अब वहाँ पर फिर से अर्जुन सिंह कहता है, हाँ तो भाई इसमें इतना सोच क्यों रहे हो? जब यहाँ पर आए हो तो इतना अच्छा मौका अपने हाथ से क्यों गंवाना? सेल्फी भी लो और सबकी लो, इवन मैं तो ये कहूँगा कि सबके साथ लो ताकि तुम उनके पास भी भेज सको। यहाँ भूमिका भी अब रोहित से कहती है, बड़ी जल्दी तुम्हें याद आ गया रोहित कि तुमने हमें भी घुमाना है, जबकि तुम तो जानते हो कि मुझे ये कितना ही पसंद है। अच्छा एक बात बताओ रोहित, क्या तुम मुझे डिज्नी प्रिंसेस से भी मिलवाओगे? और मिक्की माउस, मिनी माउस और भी तो कितने ही कैरेक्टर है ना। ओ गॉड इट्स सो नॉस्टैल्जिक फॉर मी। अब भूमिका की ये बात सुनकर अब आलिशा कहती है कि हम यहाँ पहले भी आए हैं ना रोहित। हम जब छोटे थे ना तो बड़ी रानी और मामी जी हमें लेकर यहाँ पर आए थे। मामा जी हमें यहाँ पर लेकर आए थे। उस वक्त हम लतिका की एज के ही होंगे। तब मैं बड़ी रानी और अपने मामा के साथ यहाँ पर आई थी। ये सुनते ही अब लतिका कहती है, मम्मा लेकिन कभी आपने हमें तो नहीं घुमाया। इवन मम्मा मुझे आपसे शिकायत है कि आपने तो मुझे कभी इसके बारे में बताया भी नहीं। लतिका की ये बात सुनते ही अब आलिशा कहती है, हम आए हैं लतिका, आप तब बहुत ही छोटी थी। ये सुनते ही अब लतिका कहती है, लेकिन मुझे तो याद नहीं है ना मम्मा। लतिका की ये बात सुनकर अब चिराग कहते हैं, मुझे भी यही डर है कि कहीं आगे चलकर मेरी बेटी भी मुझे ऐसे ही कुछ ना कहे। इस बात पर अब ज्योत्सना भी कहती है कि इसका तो यही मतलब है कि मेरा घूमना आपके लिए कोई मैटर ही नहीं करता है। एम आई राइट? यहाँ एक दूसरे से बात करते हुए वो सभी अभी होटल के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि उन सब के बीच में ऐसे ही खट्टी मीठी यादें चलती रहती हैं। क्योंकि चिराग भी अब ये सब सुनकर अब सोचता है कि जब उसकी बेटी बड़ी होगी तो फिर तो क्या फायदा होगा, क्योंकि उसकी बेटी भी फिर उसे यही कहेगी। इधर ये सब सोचते सोचते वो अंदर आ गए थे। उधर वो सभी अंदर जाने के बाद अब रोहित एंट्रेंस पर ही सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा कर लेता है और अब वो रिसेप्शन पर जाकर अब अपना आई कार्ड एज अ प्रूफ दिखा देता है। जैसे ही उस रिसेप्शनिस्ट की नजर अब रानी आलिशा पर गई तो वो अब रोहित से कहती है कि हमें अब आपका कोई भी प्रूफ नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ तो खुद हमारे फ्रांस की रानी साहिबा हैं। वो रिसेप्शनिस्ट अब सारे ही होटल के स्टाफ को अब वहाँ जल्दी से बुला लेती है, क्योंकि यहाँ पर कभी आलिशा को देखकर वो उनकी खातिरदारी में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। और अब वो सभी मिलकर अब रानी साहिबा का वहाँ पर स्वागत करते हैं और अब उन्हें उनके वेलकम के लिए अब उन्हें ड्रिंक देते हुए अब रिसेप्शनिस्ट भी कहती है,
रानी साहिबा, आप सभी के लिए सुपीरियर रूम को बुक किया गया है। लास्ट 2 टॉप्स फ्लोर, ऑल 41 रूम्स। ये सुनते ही अब कविन आलिशा कहती है कि ध्यान रखिएगा, प्राइवेसी में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हमें यहाँ पर पूरी की पूरी प्राइवेसी चाहिए है और साथ के साथ हमें सेफ्टी भी। ये सुनते ही अब रिसेप्शनिस्ट भी हमें अपना सिर हिला देती है और वो सभी को अब उनके रूम की एंट्री कार्ड देती है। सभी अब उससे अपने अपने रूम का कार्ड ले लेते हैं। उसके बाद वो सभी अब एक एक करके एलिवेटर से टॉप फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही देर में सभी अब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अपने रूम में आकर अब अनिका रोहित को ही घूर घूर कर देखने लगती है। अनिका को खुद की तरफ ऐसे घूरता हुआ देखकर अब रोहित, जो कि काफी देर से उसे नोटिस कर रहा था, वो कहता है, क्या हो गया अनिका? अनिका, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? अब रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, मैं यही देख रही हूँ मिस्टर मारवा कि जब से आप आए हैं आप बस रिया के साथ ही हैं। ये सुनते ही अब रोहित अब अनिका के हाथ को पकड़कर अब उसे अपनी तरफ एकदम से खींचकर अब अपनी बाहों में उसे भर लेता है। अनिका खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और अब वो कहती है, छोड़िए मिस्टर मारवा, मैं अब मानने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि आपने तो मेरा मजाक ही बनवा दिया और वैसे भी अब मुझे पता चल ही गया है कि आप मुझसे अब प्यार करते ही नहीं हैं। अब ये सुनते ही रोहित ने अब अनिका से कहा, ये क्या कह रही हो अनिका? खबरदार आगे से ऐसा कुछ भी मत कहना। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित ने अनिका से कहा, ये क्या कह रही हो तुम और किसने कहा तुम्हें ये सब? और क्या तुम्हें भी अब मुझे अपने प्यार को तुम्हारे सामने अब प्रूव करना पड़ेगा अनिका? और तुम मुझसे लड़ क्यों रही हो? क्योंकि ये जो तुम बातें कर रही हो वो सारी ही बचकानी है। तुम तो ऐसी किसी भी बातों पर ऐसा रिएक्ट ही नहीं करती थी। तो अनिका, अब तुम क्यों लड़ रही हो? क्या रीजन है इसका? इस बात पर अब अनिका थोड़ा सा ऊपर उठकर अब रोहित के कानों के पास आकर अब कहती है, अगर मैं आपसे इस तरह से बात नहीं करूंगी तो उन्हें कैसे यकीन होगा कि हम फाइट कर रहे हैं, जो कि हमारे रूम के दरवाजे के पास कान लगाकर सुन रहे हैं। क्योंकि अब अनिका ने ये बात रोहित के कानों में बहुत ही स्लोली कही थी, क्योंकि अनिका को बाहर से ही सब कुछ सुनाई देता था, इसलिए उसे पता चल गया था कि उसके दरवाजे के बाहर वो सब खड़े हुए हैं। अब अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित दरवाजे के पास जाता है और अब वो दरवाजे के पास देखता है तो वहां पर दूसरी तरफ आकाश, भूमिका, निखिल, मयूर और कान लगाकर खड़े हुए थे। अब अनिका और रोहित के दरवाजे के बाहर वो सब कान लगाए हुए थे, क्योंकि वो उनके अंदर चल रही इसे लड़ाई के मजे लेना चाहते थे। वो ये सब जानने के लिए जागरूक हो रहे थे कि जो चिंगारी उन्होंने अनिका और रोहित के बीच में डाली थी, क्या उससे उनके बीच में लड़ाई हुई है या नहीं, उनके बीच अंदर कमरे में क्या चल रहा है। वो इसलिए वो सब दरवाजे पर खड़े थे ताकि वो उनके बीच में हो रही बातों को सुन सके। वहीं अब अंदर अनिका ने अब अपने और रोहित के कन्वर्सेशन को थोड़ा सा रिकॉर्ड किया और अब वो स्पीकर पर लगाकर रख दिया, जिसे बाहर सभी को ही लगा के अंदर ये दोनों को तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन अब अपने रूम में अनिका और रोहित तो दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। रोहित अब अनिका से कहता है, मैंने तुम्हें सच में बहुत ही मिस किया अनिका। इन 4 दिनों में मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। आई मिस यू लॉट। इस बात पर अब अनिका भी रोहित से कहती है, मैंने भी मिस्टर मारवा आपको बहुत ही मिस किया। और कल रात तो एक पल के लिए तो सच में मैं डर ही गई थी मिस्टर मारवा, क्योंकि कल रात को तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब पता नहीं क्या होगा। इसलिए तो मैं आपको बार बार फोन कर रही थी, लेकिन आपने तो मेरा फोन ही नहीं उठाया। तो मैंने आपको फिर एक मैसेज कर दिया था और उसके बाद मैंने अब अनिका ने इतना ही कहा था कि तभी अब रोहित ने उसे चुप करा दिया और रोहित ने उसे कह दिया कि तभी तुमने नाना जी को अपना मैसेज भिजवा दिया ना। एम आई राइट अनिका? और फिर उन्होंने ही तुम्हारी हेल्प की। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और अब वो कहती है, जब आपने मुझे मैसेज किया कि आप माँ को लेकर जा रहे हैं,
तब मेरी जान में जान आई, क्योंकि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया उस पल के लिए कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि माँ ने साफ साफ कहा था वो अभी किसी के भी सामने नहीं आना चाहती, लेकिन फिर भी वो उनके उन ट्रैप में फंस गई थी। इस बात पर अब रोहित कहता है, उसके बाद तुमने क्या किया? इस बात पर अब अनिका फिर से कहती है, मिस्टर मारवा, मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। देखिए मिस्टर मारवा, मेरे ख्याल से माँ को तब तक सामने नहीं आना चाहिए जब तक हम सर जी तक नहीं पहुँच जाएं। अनिका अब यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती है कि वो अपनी माँ की तरह वो भी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो अभी किसी के भी सामने आए, क्योंकि अगर वो सबके सामने आ गई तो फिर वो सरजी तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएगी। अब अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, पता नहीं अनिका, हो सकता है तुम्हारा ओपिनियन ठीक हो या हो सकता है मेरा भी ओपिनियन ठीक हो, लेकिन लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार हमें टारगेट राजीव गुलेरिया और उसके ग्रुप को नहीं बल्कि उनको ही बनाना होगा जिन्होंने ब्लैक कैट से शीला और दमयंती को बचाया था। ये कहते हुए ही रोहित अब अपने बेड पर बैठ जाता है। उसके बगल में बैठकर अब अनिका भी यही सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्या करें कि वो शख्स सामने आ जाए। कुछ ही देर तक अब सोचने के बाद अब अनिका रोहित से कहती है कि आने वाले 2 से 3 दिन के लिए मैं ब्लैक कैट नहीं हूँ और आप किंग नहीं हैं। फिलहाल हम यहाँ पर अनिका और रोहित ही बनकर रहें तो सही होगा मिस्टर मारवा। आपको मैं बता भी नहीं सकती कि आपने क्या कर दिखाया है। आपने मेरे अंदर की छोटी सी अनिका को जगा दिया, क्योंकि जो अनिका कभी सबसे डरती थी, जो अनिका किसी के सामने नहीं आना चाहती थी मिस्टर मारवा, ये कुशन देखिए, बिल्कुल मिक्की माउस और मिनी माउस के फेस जैसे हैं। क्योंकि जब मैं छोटी थी मुझे भी ये कैरेक्टर बहुत ही पसंद थे। इसलिए चलिए अब हम बाथरूम में भी देख कर आते हैं। अब इस बात पर अब रोहित कहता है, पहले हम टेरेस पर चलते हैं, वहाँ से तुम गार्डन का टॉप व्यू देख सकती हो, और मेरा यकीन मानो अनिका, अगर तुम उसे देखोगी तो तुम्हें बहुत ही खूबसूरत भी लगेगा। इस बात पर अब अनिका भी कहती है कि ठीक है मिस्टर मारवा, लेकिन पहले हम फ्रेश हो जाते हैं। इस बात पर अब रोहित भी हाँ में अपना सिर हिला देता है और साथ के साथ कहता है, जी हजूर, क्यों नहीं। वहीं दूसरी तरफ इधर रिहाब, पिंकी और लतिका तीनों एक ही रूम में थी, तो वहीं आर्यन, अलेक्जेंडर और यश, ये तीनों लड़के एक रूम में थे। यश अब अपने फ़ोन से अपनी मम्मी नंदनी से बात कर रहा था। यश अब नंदनी को कभी अपने रूम दिखाता तो कभी टेरेस पर से गार्डन का टॉप व्यू दिखा रहा था। यश नंदनी से कह रहा था, मम्मा देखो ना, मैं दोनों चाचियों के साथ कहाँ घूमने के लिए आया हूँ। मुझे तो सच में यहाँ पर बहुत ही मज़ा आ रहा है। अब यश को इतना खुश देखकर अब नंदिनी भी कहती है, हाँ वो तो तुम्हारी शक्ल से ही दिख रहा है, क्योंकि तुम्हें देखकर तुम्हारी बातों से ही मैं समझ रही हूँ कि तुम कितना एंजॉय कर रहे हो। अपनी मम्मा की ये बात सुनकर अब यश कहता है, थैंक यू मम्मा, मुझे यहाँ पर भेजने के लिए। अब यश की ये बात सुनकर अब नंदिनी कहती है, एवरीथिंग इज फॉर यू माई चाइल्ड। इतना कहकर अब यश फिर से नंदिनी से बात करता है। यश को इतना खुश देखकर अब नंदिनी भी खुद ब खुद ही खुश हो रही थी। नंदिनी फिर से यश से कहती है कि देखो यश, तुम बड़े हो तो दोनों चाचियों के पास छोटे छोटे बेबी है ना, तो प्लीज उन्हें तंग बिल्कुल भी मत करना। इस बात पर अब यश कहता है, डोंट वरी मम्मा, मैं हूं ना यहाँ, मैं बिल्कुल सभी का ही ख्याल रखूंगा। अच्छा अब मैं फोन को रखता हूँ, बाय। ये कहते हुए ही अब यश फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। वहाँ अपने रूम में धनंजय पीरामल और करण गुलेरिया दोनों साथ में ही बैठे हुए थे। धनंजय पीरामल ने अब करण गुलेरिया से कहा, भाई तुझे यशवंत मल्होत्रा याद है या तुम उसके बारे में भूल गए हो? अपने दोस्त के मुंह से अब यशवंत मल्होत्रा का नाम यानी कि स्वाति मल्होत्रा के पिता का नाम सुनकर अब करण गुलेरिया एकदम से ही हैरान हो जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि आखिर अब धनंजय उसे क्या कहना चाहता है, अपनी हैरानी को ही छुपाते हुए। लेकिन अब करण गुलेरिया धनंजय से कहते हैं, आज तू उनके बारे में क्यों पूछ रहा है? क्या बात है, तुझे आज कुछ ज्यादा ही याद नहीं आ रही उनकी? अब इस बात पर अब धनंजय पीरामल अपने सामने रखी हुई एक रेड वाइन की बोतल को खोलते हैं और अब उसे 2 गिलास में डालने लगते हैं।
दोनों ही गिलासेस को अपने हाथ में लेकर अब वो करण गुलेरिया की तरफ आ जाते हैं। करण गुलेरिया के पास आकर अब वो एक गिलास उसकी तरफ बढ़ा देते हैं और कहते हैं, ये लो अपना गिलास। करण गुलेरिया भी अब धनंजय के हाथ से उस गिलास को ले लेता है और अब वो उसकी एक सिप लेता है। यहाँ धनंजय पीरामल अब करण गुलेरिया से कहते हैं, बताना, मैं तो ऐसे ही बस पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरा मन किया उनके बारे में पूछने का। वैसे तुझे याद है ना कि पहली बार जब तू स्वाति से बात करने के लिए मल्होत्रा हाउस गया था तो उन्होंने तेरा स्वागत कैसे किया था? करण, मुझे सच सच बताना, क्या तुझे वो सब याद है या तू सच में ही भूल गया है? क्योंकि मुझे तो वो बात आज भी याद है कि यशवंत ने किस तरह से तुम्हारा स्वागत किया था। इवन जब मैं अब जब उस चीज के बारे में सोच रहा हूँ तो मेरी तो हंसी भी छूट रही है। अपने दोस्त की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, आज तू ये पुरानी बातें क्यों लेकर बैठ गया है? अरे यार, जरा अपने रूम के टेरेस पर से ये गार्डन का व्यू तो देख, कितना खूबसूरत है। छोड़ो ना, तुम ये गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ने में लगे हुए हो? वैसे भी हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ का व्यू ही देखो ना, कितना खूबसूरत है। तुम क्यों पुरानी बातों को लेकर अब यहाँ पर बैठ गए हो? क्योंकि इतनी दूर आकर भी अगर तुम यहाँ पर पुरानी बातें ही करोगे तो उनका क्या फायदा है? करण गुलेरिया अब ये कहते हुए अब वो अपने रूम के टेरेस पर की तरफ आ जाते हैं और अब वो कहते हैं कि देखो ना, कितना खूबसूरत है ये व्यू। इस बात पर अब धनंजय पीरामल भी कहते हैं, हाँ खूबसूरत तो बहुत है। वैसे तू क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे कि पहली बार ही यहाँ पर आया हो? क्योंकि करण, ये तो तुम भी जानते हो कि हम यहाँ पर पहले भी आए हुए हैं ना, तो फिर तुम आज ऐसा क्यों कर रहे हो जैसे बच्चों की तरह तुमने इसे आज ही देखा हो? इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ हम आए तो यहाँ पर पहले भी हैं, लेकिन क्या करूँ, यहाँ मैं जब भी आता हूँ तो मन एकदम से ही फ्रेश हो जाता है। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, तुमने रोहित को इसलिए ही अनिका के लिए एक्सेप्ट कर लिया था ना? मेरा मतलब है कि तुमने उसे परेशान तो नहीं किया था ना जब रोहित और अनिका की शादी की बात चल रही थी? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह यशवंत ने तुम्हें परेशान किया था, कहीं वैसा ही बदला तुमने रोहित के साथ तो नहीं लिया ना? धनंजय पीरामल अब यहाँ पर बातों बातों में ही करण के मुंह से ही वो सब कुछ उगलवाना चाहते थे जो उन्होंने रोहित के साथ किया था। अब धनंजय पीरामल की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया कुछ देर तक तो एक सोच में पड़ जाते हैं। वो अब अपने मन में ही सोचते हैं कि आखिर आज ये धनंजय किस बात को लेकर बैठ गया है? कहीं इसे रोहित ने सब कुछ सच सच तो नहीं बता दिया और शायद इसीलिए ही ये मुझसे ऐसे सवाल जवाब कर रहा है। थोड़ी देर तक ऐसी सोचने के बाद अब करण गुलेरिया धनंजय से कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने रोहित के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। देखो धनंजय, ये अलग बात है कि मारवा कंपनीज और गुलेरिया कंपनीज एक दूसरे की कंपटीशन रही हैं, दोनों एक दूसरे की कंपटीटर रही हैं और अभी भी है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी मारवा नंबर 1 पोजीशन पर होती है तो कभी गुलेरिया कंपनी नंबर 1 पर होती है। सच बताऊं तो जब मुझे पता चला था कि अनिका और रोहित दोनों रिलेशनशिप में हैं, दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे पसंद कर रहे हैं, दोनों इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इवन वो उनके तो 3 बच्चे भी थे, तो उस वक्त तो मुझे ये पता भी नहीं था कि अनिका मेरी बेटी है। अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब करण गुलेरिया कहते हैं, जब डीएनए रिपोर्ट आई थी तो उसमें मेरा और अनिका का डीएनए मैच हुआ ही नहीं था और मुझे तो यही लग रहा था कि अनिका मेरी नहीं बल्कि राजीव की बेटी है, क्योंकि उस समय तो अगर मैं तुझे अपने दिल की बात बताऊं तो मुझे भी पूरी तरह से सच नहीं पता था। करण की ये बात सुनकर तो धनंजय पीरामल बस अब फटी हुई आंखों से करण गुलेरिया को ही देख रहे थे, क्योंकि जो कहानी अब करण गुलेरिया ने बताई थी उसके बारे में तो अभी तक धनंजय अनजान थे, क्योंकि इसके बारे में तो अभी तक किसी ने भी नहीं बताया था कि ऐसा भी कुछ हुआ था। धनंजय अब करण से अपनी हैरानी में ही कहते हैं कि जिस दिन वो बच्ची इस दुनिया में आई थी ना करण, उसी दिन ही मुझे पता चल गया था कि वो तेरी बेटी है, क्योंकि वो राजमहल में हुई थी। मैं तुझे बताना भी बहुत चाहता था, लेकिन स्वाति ने मुझे तुझे बताने के लिए मना किया था। अरे मुझे तो उसी दिन से ही सब कुछ पता था। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि स्वाति मेरे लिए रेवती की तरह ही थी।
इसलिए मैं स्वाति की बात को टाल नहीं पाया। उसे रिश्ते का वास्ता देकर ही उसने मुझे तुम्हें बताने से साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उस समय तुम्हें कुछ भी पता चले। लेकिन मेरे भाई, मैं तुम्हें भी उस तरह से टूटकर बिखरते हुए नहीं देख सकता था, क्योंकि उस समय तुम्हारी क्या हालत थी वो भी तो मुझसे छिपी हुई नहीं थी। इसलिए मैंने सोचा था कि जो अंजलि के दोनों बच्चे मेरे पास हैं, मैं उन्हें ही तुम तक पहुंचा दूं, ताकि तुम उनके सहारे ही कम से कम अपनी जिंदगी तो जी सको, तुम्हें अपनी जिंदगी जीने का एक मकसद तो मिल सके। क्योंकि तुम्हारे पास ना स्वाति थी, और इवन तुम्हें तो सब अपनी बेटी के बारे में भी, जब उसके जन्म के बारे में भी नहीं पता था, तो मैंने बस यही सोचा था कि इन दोनों बच्चों के सहारे ही तुम शायद अपने उन कुछ कड़वी यादों को भूल पाओ। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, अगर तुम्हें दोनों बच्चों को मुझ तक पहुंचाने का फैसला किया था, तो धनंजय फिर तुमने सिर्फ आकाश को ही मुझ तक क्यों पहुंचाया था? क्योंकि तुम्हारे पास दोनों बच्चे थे, तो तुम दोनों को भी तुम मेरे पास पहुंचा सकते थे। और उस लेटर में तो तुमने लिखा था ना कि मुझे एक बेटी को गोद लेना होगा, क्योंकि ये कंडीशन भी तुम्हारी ही थी, जिसे मैं अपना नाम दूंगा, क्योंकि जिस बेटी को मैं गोद लेने वाला था वो उसे मैं अपना नाम देकर उसे अपनी बेटी कहलवाने वाला था। लेकिन मैं आकाश को अपना नाम नहीं दे सकता हूँ। करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, मुझे कुछ सच पता चला था, और उस वक्त करण इसीलिए मैं चाहता था कि जिस वक्त आकाश गुलेरिया हाउस में जाए, ठीक उसी वक्त गुलेरिया हाउस में एक लड़की का होना भी जरूरी था। वो सिर्फ उस सच की वजह से ही मैंने तुम्हारे सामने ये कंडीशन रखी थी। और हाँ, रही बात तुम्हारे इस सवाल की कि मैंने आकाश के साथ उस वक्त मैंने तुम्हें उसकी बहन को नहीं भेजा, क्योंकि उस समय मैंने बस आकाश को गुलेरिया हाउस के बाहर छोड़ा था और उस बच्ची को अपनी बहन को सौंप दिया था। उसके पीछे की भी एक वजह है मेरे भाई, बस इतना समझ ले कि मुझे मेरी बहन को उसकी जिंदगी में वापस लाना था। क्योंकि अगर उस समय मैं ऐसा नहीं करता, तो फिर मुझे ये नहीं पता था कि मेरी बहन जिंदा भी रहती या नहीं, क्योंकि मेरी बहन की क्या हालत थी वो तो मैं बता भी नहीं सकता। और वो काम उसे नन्ही सी मासूम बच्ची ने किया, जिसका नाम रेवती ने आलिशा रखा। यहाँ दोनों ही दोस्त अभी अपने ने वाइन के सिप को लेते हुए अपनी बातों में थे, तो वहीं अभी अनिका अपने रूम में ही एक चीज को देख रही थी, और अब वो रोहित से अपने बचपन की बातें कर रही थी। बाथरूम में जाकर तो अब अनिका रोहित से कहती है, देखिए ना मिस्टर मारवा, ये सोप का डिजाइन तो बिल्कुल मिक्की माउस जैसा है, और ये सावर जेल, आई मीन इट्स अमेजिंग। थैंक यू मिस्टर मारवा फॉर दिस वंडरफुल सरप्राइज। अब अनिका को गले लगाते हुए अब रोहित कहता है, इट्स ओके अनिका, मेरे ख्याल से हमें अब खाना खाने के लिए चलना चाहिए। अब रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा आप कह तो ठीक रहे हैं, लेकिन पहले मैं सावर लेकर आती हूँ, और हाँ आप मेरी हेल्प कीजिए कि मैं क्या पहनूं, क्योंकि मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ अब यहाँ पर आकर अपनी ड्रेस के लिए। इस बात पर अब रोहित कहता है, अनिका तुम कब से ड्रेस को चूज करने में कंफ्यूज होने लगी? अब रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि जब आप इतनी खूबसूरत सी जगह पर मुझे लेकर आए हैं, तो अब मुझे इतना तो सोचना पड़ेगा ना। अब अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित फिर से कहता है, तो ठीक है अनिका, आज कुछ भी पहन लो, क्योंकि डिज्नीलैंड पार्क में तो हम कल जाएंगे, जहाँ पर राइड्स भी होगी, तो कल थोड़ा सा तुम वहाँ पर देख लेना। इस बात पर अब अनिका कहती है, ओके फिर मैं शावर लेकर आती हूँ मिस्टर मारो। और इस बात पर अब रोहित भी हाँ में अपना सिर हिला देता है। वहाँ दूसरी तरफ आयशा मारवा और सावित्री दोनों ही अभी शावर लेकर पूरी तरह से तैयार हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ इधर आकाश श्रेया से अभी रिक्वेस्ट ही कर रहा था कि वो उसके रूम में आ जाए, और मयूर राजलक्ष्मी के साथ उसके रूम में रहेगा। इस बात पर तो अब श्रेया कहती है कि बिल्कुल भी नहीं आकाश, अब बहुत हो चुका है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ इस रूम में नहीं रहने वाली हूँ, और वैसे भी तुम यहाँ पर आए क्यों हो?
जाओ जाओ, तुम अभी भी अपनी मीटिंग ही करो, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मीटिंग कोई मेरी सौतन है। इसलिए तुम अपनी मीटिंग में जाओ और मुझे अभी डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि अब अगर मैं यहाँ पर आई हुई हूँ तो मैं अब अपना ये टाइम खराब नहीं करना चाहती। प्लीज गो। ये कहते हुए ही अब श्रेया रूम का दरवाजा अब आकाश के मुंह पर ही बंद कर देती है। तो वहीं आकाश अब अपना उदास सा चेहरा लेकर अब वो अपने कमरे में आ जाता है, जहाँ पर मयूर वहाँ पर पहले से ही अपने बेड पर लेटा हुआ अपने चेहरे पर स्माइल के साथ अब आकाश को ही देख रहा था। वो उसे खुद की तरफ ऐसे देखते हुए अब आकाश मयूर को एक तेज लुक देता है और अब वो उसे कहता है, अब तुमने शावर क्यों नहीं लिया है? क्योंकि अगर तुम यहाँ मेरे से पहले कमरे में थे तो अब तक तो तुम्हें शावर ले लेना चाहिए था ना, क्योंकि जब फिर मैं जाऊँगा तो तुम्हें तभी लेना है। इस बात पर अब मयूर कहता है कि मुझे लगा था कि तू शायद श्रेया को मना लेगा, तो मैं इस रूम से शायद राजलक्ष्मी के रूम में चला जाऊंगा, लेकिन तुझे देखकर तो मुझे अब ऐसा लग रहा है आकाश, जैसे श्रेया ने तेरी एक नहीं सुनी, श्रेया ने तुझे वहां से बेइज्जत करके भगा दिया। अब मयूर की ये बात सुनकर अब आकाश कोई भी जवाब नहीं देता और वो बाथरूम की तरफ शावर लेने के लिए चला जाता है, क्योंकि श्रेया और आकाश के बीच में जो भी बातचीत हुई उससे अब आकाश सच में इतना परेशान हो गया था कि अब वो मयूर के सामने उस बारे में कुछ भी नहीं कहता। कुछ देर के बाद अब सभी फ्रेश होकर अब अपने अपने रूम में एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे कि तभी रोहित ने अब सभी को एक मैसेज किया। रोहित ने मैसेज में लिखा था कि ठीक 15 मिनट में सभी नीचे रेस्टोरेंट में मिलेंगे। ये मैसेज लिखते हुए ही अब वो सभी के ही फोन पर इस मैसेज को सेंड कर देता है। अब तक इधर स्वाति मल्होत्रा भी उस स्टैचू के साथ अब इधर टॉप फ्लोर पर आ जाती है। अब वो अपने फोन से अब रोहित को एक मैसेज करती है, जिसमें वो लिखती है कि रोहित, मुझे एक रूम के एंट्री की मुझे बाहर ला कर दो, मैं बस तुम्हारे रूम के बाहर ही खड़ी हूँ। अपने रूम के अंदर इधर बेड पर अनिका और रोहित कुछ बातें कर ही रहे थे कि तभी अब रोहित के फोन पर एक मैसेज के नोटिफिकेशन की आवाज आती है। वो जैसे ही उस आवाज को सुनकर अब रोहित अपने फोन को देखता है तो वो बस अब फटी हुई आंखों से कभी अब अपने फोन को देखता है तो कभी सामने लेटी हुई अनिका को देखता है, क्योंकि रोहित के चेहरे पर हैरानी साफ साफ नजर आ रही थी। रोहित को इस तरह से खुद की तरफ देखता हुआ देखकर अब अनिका अब रोहित से पूछती है कि क्या हुआ है मिस्टर मारवा, आप ऐसे क्यों देख रहे हो, कि आपके चेहरे का ऐसे रंग क्यों उतर गया है? मिस्टर मारवा, सब ठीक तो है ना? अब इस बात पर रोहित कहता है, अनिका, वो स्वाति माँ यहाँ पर आई हुई है। ये सुनते ही अब अनिका एकदम से ही उठकर बैठ जाती है और अब वो जल्दी से अपने बेड से उठकर अब जल्दी से दरवाजे के पास जाती है और अब उसे एकदम से खोल देती है। जैसे ही अनिका अब दरवाजे को खोलती है तो वहां पर दरवाजे के बाहर ठीक उसके सामने उसकी माँ खड़ी हुई थी और उसके साथ में एक लड़की भी थी, जिसे अनिका पहचान नहीं पाती है। अनिका अब अपनी माँ से पूछती है कि माँ, ये आपके साथ कौन है? इस बात पर अब वो लड़की कहती है, अनिका मैडम, आपने मुझे पहचाना नहीं, क्या आप मुझे इतनी जल्दी भूल गए? अब ये सुनते ही अब अनिका बस फटी हुई आंखों से बस अब उसे ही देख रही थी। अब तक रोहित भी एक रूम की की को लेकर अब वहां बाहर दरवाजे के पास आ जाता है। रोहित के हाथों में की को देखकर अब स्वाति मल्होत्रा अपना हाथ अब उसकी तरफ उस की को लेने के लिए बढ़ा देती है। रोहित भी अब उस की को स्वाति मल्होत्रा को देते हुए कहता है कि यहाँ पर आपके ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं माँ, सो प्लीज नाउ दिस टाइम बी केयरफुल, क्योंकि किस्मत हर बार हमारा साथ नहीं देगी, क्योंकि पिछली बार जो भी हुआ उसके बारे में तो आप अच्छी तरह से जानती हैं और आप अब इतना तो समझ गई होंगी कि आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को इतने हल्के में नहीं ले सकती हैं। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका की तो एकदम से ही हंसी छूट जाती है और यहाँ अब स्वाति मल्होत्रा दोनों को ही बड़े ही ध्यान से देख रही थी और अब वो दोनों को ऐसे देखता हुआ देखकर अब वो समझ गई थी कि ये दोनों अब उसकी टांग खिंचाई कर रहे हैं। इसलिए अब वो उन दोनों के ही कानों को अब खींचते हुए कहती है कि बहुत मस्ती सूझ रही है ना तुम दोनों को, और अनिका, क्या जरूरत थी तुम्हें बच्चों को वो स्लीपिंग केमिकल बना कर देने की, क्योंकि सच में तुम बच्चों को ऐसी चीजें बना कर दोगी तो फिर तो बच्चे भी तो यही ही करेंगे ना।
अगर तुम उन्हें वो सब देती नहीं तो ऐसी कोई नौबत ही नहीं आती। ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा अब अनिका और रोहित दोनों के ही कानों को अब छोड़ देती है। इधर अनिका और रोहित दोनों ही अब अपने हाथों से अपने अपने कानों को मसलते हैं और कहते हैं, सच में माँ, इतनी जोर से कान को कौन खींचता है। अब अनिका अपनी माँ से कहती है, अब इसमें मेरी क्या गलती है माँ, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन ही इतने इंटेलिजेंट हैं कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं तो उन्हें मना ही नहीं कर पाई। इवन मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो कुछ ऐसा करेंगे। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, हाँ ये तो है, आई एम सो प्राउड ऑफ देम। अगर मेरी मजबूरी नहीं होती ना तो मेरे तो सारे ही ग्रैंड चिल्ड्रन यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनके साथ खेलती और यहाँ उनके साथ हर राइड को उनके साथ एंजॉय भी करती। अब अपनी माँ की ये बात सुनकर अब अनिका उसे एकदम से गले लगा लेती है।